गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज बहुमत के प्रकार समझते हैं, ठीक है, क्योंकि शीघ्र ही ये बहुत चर्चा में है। अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं और आपने देखा होगा कि कई राज्यों में सरकारें पूर्ण बहुमत से बनी हैं और कई जगह पर नहीं बनी। तो यहाँ हम वो बहुमत नहीं, हम आपको संसद के बहुमत बताते हैं कि सदन में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें कैसे कैसे बहुमत से कौन सा प्रस्ताव पारित होता है उनके बारे में, ठीक है। तो बहुमत के प्रकार हेडिंग बना लीजिए। बहुमत के प्रकार। यहां पर हम लोग 3 प्रकार के बहुमत पढ़ेंगे। एक सबसे पहला है साधारण बहुमत, दूसरा हम पढ़ाएंगे आपको प्रभावी बहुमत, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे वो विशेष बहुमत का। अच्छा, कोरम जानते हैं, गणपूर्ति आप लोग? किसी भी सदन में कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हों तो उसे हम कहते हैं कोरम। यानी सदन संचालित तभी हो सकता है जब सदन में क्या हो, गणपूर्ति, ठीक है। तो यहाँ साधारण बहुमत में ये कहा जाता है, एक लाइन टैग में याद रखनी है कि उपस्थित एवं मत देने वाले एवं मत दान करने वालों का 50% + 1 इसे थोड़ा ध्यान समझेंगे, सॉरी। जैसे सपोज करो हमें पता है कि गणपूर्ति लोकसभा में सामान्यतः कितने मेंबर से हो जाती है, 55। अगर 55 सदस्य ही उपस्थित हैं और उसका 50% + 1 अगर किसी प्रस्ताव के समर्थन में आ जाए तो वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। जैसे सामान्य केसेस में मान लीजिए कि सदन में उस दिन 90 कैंडिडेट उपस्थित थे और 90 का 50% कितना हो जाएगा, 45 + 1 अगर हम कर लें, यानी 46 सांसद ही केवल किसी प्रस्ताव पर अगर सहमति दे दें तो हम कहेंगे वो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। और ध्यान से देने वाली बात है कि सदन में लगभग 90% जो कार्य होते हैं वो इसी बहुमत से होते हैं। जैसे बजट को भी इसी से पारित होना कंपलसरी होता है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये जितने प्रस्ताव हैं वो सब किससे पारित होते हैं, साधारण। यानी सदन की लगभग 90% गतिविधियां साधारण बहुमत से होती हैं हमारे यहाँ। तो साधारण बहुमत समझ में आ रहा। इसमें क्या है कि केवल गणपूर्ति हो और दूसरा उपस्थित एवं मतदान करने वालों को अगर 50% + 1 मिल जाए समर्थन तो हम कहेंगे कि वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गए। किसी को डाउट इसमें? एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे बजट किस साधारण बहुमत से ही पारित करना होता है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये पहला हमने आपको समझाया कि साधारण बहुमत क्या होता है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं प्रभावी बहुमत क्या होता है। इसे हम इफेक्टिव मेजोरिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान से समझें, कोई भी सदन होता है उसमें कुल सदस्य हो, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, ये टर्म समझना। इसे हम कहते हैं प्रभावी संख्या। क्या कहते हैं? ये किसका फार्मूला है, प्रभावी संख्या का। जैसे सपोज हम जानते हैं कि इस समय लोकसभा में 543 सदस्य हुए और 5 किसी कारणवश रिक्त हो गए हों, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो या उनका चुनाव निरस्त हो गया हो या उन्होंने किसी दूसरे सदन का चुनाव जीत लिया हो जिसकी वजह से रिक्त हो गए हो। जैसे विधानसभा के चुनाव की सदस्यता ले ली या वो राष्ट्रपति राज्यपाल बन गए, इसकी वजह से रिक्त हो गए। किसी कारणवश अगर रिक्त हो गए हैं, मान लेते हैं कि उनके कितने सदस्य, 3 पद रिक्त हैं, तो टोटल हुआ कितना, बचा कितना, 540।
तो ये संख्या जो बची है, ये एक संख्या क्या कहलाती है? प्रभावी संख्या। तो प्रभावी बहुमत कहता ये है कि प्रभावी संख्या का 50% प्लस 1 वोट जिसे मिलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी बहुमत। कहने का मतलब यहां इसमें मेजोरिटी ज्यादा की आवश्यकता हो जाती है। बात समझ रहे? और ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज भी जैसे आपसे कोई पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर उसके पद से हटाना है तो किस बहुमत से हम हटाएंगे? प्रभावी बहुमत से। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाना है तो किससे हटाएंगे हम? प्रभावी। इफेक्टिव मेजोरिटी हम कहां यूज करते हैं? लोकसभा में और राज्यसभा में यूज करते हैं, इनके पीठासीन अधिकारियों को हटाने के लिए। बात समझ पा रहे हैं नहीं? ये सब प्रश्न पूछे गए इसलिए। तो पहले प्रभावी संख्या समझ में आ रहा है, इफेक्टिव नंबर क्या है, और ये याद रखना है यहां पर भी क्या है? 50% प्लस वोट। साधारण बहुमत में भी क्या मैंने बताया? 50% प्लस। ठीक है। अब तीसरा बहुमत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें कई टाइप होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? विशेष बहुमत। इसे नोट कर लें, फिर हम बताएं आपको विशेष बहुमत क्या होता है। रफर अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। अब ये कई टाइप्स का है, तो इसलिए पहले हम बताते हैं। एक आर्टिकल अगर 249 और 312 सुना हो आपने, हम जानते हैं आर्टिकल 249 में क्या है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर चाहे तो कानून बनवा सकती है संसद से, स्पेशल या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ये मेजोरिटी बहुत है। इसमें क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। इसमें कहते हैं कि यहां पर भी ऐसे कहा कि उपस्थित हम ले ले, और क्या? मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिए। यहां पर टोटल का नहीं है, ये बहुत तरीके की स्पेशल मेजोरिटी मिलती है जो लोगों को सामान्यतः समझने। इसमें केवल क्या? सपोज करो कि राज्यसभा में केवल 90 लोग या 99 लोग उपस्थित हैं। 99 लोग अगर उपस्थित हैं तो 66 लोगों ने अगर वो समर्थन पारित कर दिया प्रस्ताव, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा? राज्य सूची के विषय पर कानून बन जाएगा। क्योंकि भाई कोरम तो 25 ही लोगों से हो जाएगा। हमने सपोज करके बता दी, जैसे 99 का अगर आप 2/3 करोगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कितने लोग आ जाएंगे? 66 लोग। या मान लीजिए 90 लोग थे, 90 का 2/3 कर दिया हमने, तो कितना मिल जाएगा? 60 लोग। ठीक। मिनिमम कोरम कितने का है? 25। राज्यसभा में तो 25 का ही है ना। तो 249 और 312 को कौन यूज करता है? राज्यसभा। और कितना सिंपल सा विशेष बहुमत है कि उपस्थित और मतदान करने वालों को क्या? 2/3। बात समझ में आ रही? अब देखिए दूसरा विशेष बहुमत। ये पहला टाइप विशेष बहुमत। एक आर्टिकल आपने सुना होगा 368। इसमें पता ही होगा कि संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन, इसमें भी विशेष बहुमत। इसके लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। पहली, कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट, ये प्रस्ताव पारित कराना डिफिकल्ट। हमें पता है कि 545 सदस्य अगर हैं तो 273 की मेजोरिटी चाहिए।
इसका मतलब लगभग 300-400 सदस्य तो उपस्थिति होने चाहिए, तभी तो उसमें से समर्थन मिलेगा। यानी अब 150 में कोरम नहीं कंप्लीट हो सकता, यहां तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पहली शर्त है कि कुल सदस्यों का 50% प्लस 1, फिर उपस्थित और मतदान का 2/3 हो। जैसे सपोज करो कि मैंने ये माना होता कि 480 कैंडिडेट लोकसभा में उपस्थित हैं और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 ने समर्थन कर दिया, समझे? तो इसका 2/3 ने अगर समर्थन कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा, मतलब 16 दूनी 32 यानी 320। तो आपने देखा कि ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके लिए 273 चाहिए थे लोकसभा में, और इसका भी कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। समझ आए? तो 368 का अनुच्छेद में संशोधन, संविधान संशोधन कोई करना होगा तो ये शर्त कंप्लीट करनी होगी। तो विशेष बहुमत ये टाइप 2 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात? अंतर समझ आ रहा है? अगला समझिए, इसी 368 में क्या लिखा है, अगर विशेष संघात्मक से रिलेटेड है, संघ व्यवस्था से, तो वहां आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की। ठीक, अब आधे से अधिक राज्यों के बारे में ये नहीं लिखा कि वहां पर स्पेशल मेजोरिटी होगी, और जहां ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं लिखा वहां सिंपल मेजोरिटी माना जाता है। यानी राज्य अपने यहां साधारण बहुमत से इसे पारित कर सकते हैं। किससे पारित कर देंगे? साधारण। अब साधारण बहुमत तो तुम्हें पता ही है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% है ना। जैसे अब यहां पर कोई प्रस्ताव पारित करा है तो तुम जितने लोग उपस्थित हो और एलिजिबल हो मतदान करने के लिए, उन्हीं में से सिंपल 50% प्लस 1 हो जाए, तो राज्यों में वो किससे पारित हो जाएगा? साधारण। तो आर्टिकल 368 में क्या है मेजोरिटी का प्रोसेस, क्लियर हो रहा है सबको? अब तीसरा केस देखिए विशेष बहुमत का। आपने सुना होगा एक आर्टिकल 61, क्या है इसमें? राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। इसमें यह कहा कि कुल सदस्य संख्या का 2/3। समझ पाए? सबसे डिफिकल्ट यही है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 का मतलब यह है कि 545 अगर हैं लोकसभा में, हालांकि एंग्लो इंडियन हटा दे, 543 हैं, इसका 2/3 आपको चाहिए। राज्यसभा में हम जाएंगे तो 250 का 245 का 2/3 चाहिए। समझ पा रहे बात को? अब इसका 2/3 देखिए बहुत ज्यादा, इन्हीं के पहले मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 8 1 0 पहले, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कितना? 3 6 2 यानी कितने? 362। समझे? राष्ट्रपति किसी पार्टी के दबाव में ना काम करे, इसलिए इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस रखी गई कि उसे हटाना बहुत आसान ना हो। सामान्यतः इतनी सीटें तो किसी पार्टी को नहीं मिलती, समझ, स्वतंत्र होकर काम। इसलिए कहा जाता है अगर राष्ट्रपति चाह दे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रपति चाह तो दे। नहीं कहा जाता कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां बन जाओगे, पतली पतली गलियों में चलकर, पतली पतली गलियों से चलकर निकलो तब तो खुली सड़क पर आओगे। जो लोग छोटी छोटी बातें करते रहते हैं कि ये वो जब सोच ही बड़ी नहीं है तो तुम बड़े कैसे बन जाओगे? और जब संकीर्ण का गतिविधियां करते रहोगे और तब तुम सोचोगे कि हम वो क्षण पाएंगे, तो सोचो ही ना। तो बात समझ रहे? तो ये चीजें हैं, फिलहाल इस पर फोकस करें हम लोग। 61 समझ में आ रहा है कि कुल सदस्यों का क्या है? 2/3। अब एक मेजोरिटी हमारे यहां और चली जो सदन में तो नहीं होती है लेकिन होती है, जीएसटी काउंसिल की। ये भी पूछ ली जाती है तो बता देते हैं। ये भी विशेष बहुमत है और इसमें क्या कहा कि कुल सदस्य संख्या का 3/4। याद ही होगा जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 क्लॉज ए में
या ए में है हम कहें, ये पता है कि नहीं? इसमें ये भी पता होगा शायद आप लोगों को कि 2/3 जो हिस्सा वोटिंग राइट्स का स्टेट को दिया गया है और 1/3 किसे दिया गया है? सेंटर को। यानी जीएसटी में केवल सेंटर भी चाहे तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, है ना? ये वही जीएसटी है हमारे यहाँ, आपको पता है। देखिए हम जीएसटी जो है एजुकेशन और मेकअप दोनों पर 18% है। नहीं समझे? और संविधान में हम लिखते हैं कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष। और हमारे यहाँ एजुकेशन पर जीएसटी कितनी ली जाती है? 18% ली जाती है। यानी अगर हम 100 रुपये कमाएंगे तो 18 रुपये हमें सरकार को देना पड़ेगा। नहीं समझ रहे बात? और वो हम 100 रुपये जब 18 रुपये हम लेंगे किससे? आप ही लोगों से तो लेंगे भाई। सिंपल सा, जो भी सर्विस दे रहा होता है वो लेगा तो सर्विस प्रोवाइडर, मतलब उसी से जिसे सर्विस वो प्रोवाइड करेगा। ठीक, सोचने वाली बातें हैं, जो मुद्दे आपको सोचने चाहिए। तो यहाँ जीएसटी काउंसिल की अगर पूछी जाए तो बहुमत कितना है? कुल सदस्य संख्या का 3/4। समझे? इतने प्रकार के बहुमत हैं जो हमारे यहाँ सदन में यूज होते हैं, जो मैंने आपको अभी तक समझाया। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न पूछा गया है कमेंट में, वो हम उसका हम जवाब देते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो के नीचे क्या है दिखाइए। क्या हमें संक्षेप में याद है, चलिए हम बताते हैं। शायद क्वेश्चन ये है, अगर कुछ वो होगा तो हम दोबारा बता देंगे। उनका क्वेश्चन ये है, इस पर फोकस कर लें। पहले क्वेश्चन समझ लें क्या है। 2 व्यक्ति हैं, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? ठीक, मिल गए। देखिए क्वेश्चन हम पहले पढ़ के बता दें, फिर हम इसका उत्तर दे दें आपको। कह रहा इसमें लिखा है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, फिर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे बने? इसका आंसर आप ध्यान से समझें। हम पहले टू द पॉइंट इसका आंसर देते हैं, कुछ और बातें बताते हैं। हमें ये आपको पता होना चाहिए कि संचालन समिति एक थी और एक थी प्रक्रिया नियम समिति। पता है कि नहीं? इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहां पर एक थी ड्राफ्ट कमेटी, या हम कहें प्रारूप समिति। ठीक, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ध्यान से अगर समझें, लोकसभा अध्यक्ष इस समय होता है करंट से सिनेरियो में। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। उसका काम होता है कि सदन को संचालित करना, और संचालित करने में वो क्या करता है, या नियम बनाना कि सदन कैसे कैसे संचालित होगा, मतलब सदस्य कैसे वहां पर बैठेंगे और वो कैसे अपने प्रश्नों को वहां पर रखेंगे, किस सदस्य को कितना वक्त मिलेगा, किसे कितना वक्त नहीं मिलेगा, कौन सी चीज रिकॉर्ड में रखी जाएगी और कौन सी चीज रिकॉर्ड में नहीं रखी जाएगी, केवल सदन में किसे बोलने का मौका दिया जाए, किसे ना दिया जाए। यही सब काम उस समय कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो सदन में विधेयक या प्रस्ताव आते हैं, उन्हें कोई सचिव वगैरह वहां पर लिख के देता है कि जैसे सपोज करो सीएए आया कि किसे नागरिकता मिलनी चाहिए और या किसे नहीं मिलनी चाहिए, या किसान कृषि बिल आया तो उसमें क्या एपीएमसी की कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग की कंडीशन होनी चाहिए, ये चीजें। अब यही काम ड्राफ्ट कमेटी को मिला है। समझ है कि क्या, जैसे सपोज करते हैं कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कौन कौन से फंडामेंटल राइट इस समय ही मानव भारतीय नागरिकों को सॉरी दे दिए जाएं, कौन कौन सी पावर राज्य को दे दी जाएं, जिन्हें हमने कहा डीपीएसपी में, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी रखी जाएं, पावर्स राष्ट्रपति के पास हो, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना चाहिए, राज्यपाल का चुनाव कैसे होना चाहिए, कौन सी चुनाव की पद्धति अपनाई जाए, केंद्र राज्य के संबंध कैसे, कौन सी पावर केंद्र के पास, कौन सी राज्य के पास होनी चाहिए। ये सब काम किसका था? ड्राफ्ट कमेटी का।
तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये केवल एक रेगुलेटर है और ये उसका पूरा फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जा रहा है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी अब और कुछ बातें स्पष्ट करें, जितनी भी चीजें इन्होंने रखी हैं वो सब तर्क के साथ रखी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट पर आपने सुना होगा कि आर्टिकल, बहुत मोटी मोटी बातों पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि आर्टिकल 32 को कहा कि भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक, डीपीएसपी जब दिया तब उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक आर्थिक अधिकार आप देना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक अधिकार भी क्या करने पड़ेंगे? सुनिश्चित। या फिर 22 वर्षा भी बोला कि जब तक सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं देंगे तब तक राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होंगे। बात समझ? कहने का मतलब यह है कि कोई चीज सम्मिलित की जा रही तो वो क्यों की जा रही। तीसरी बात समझिए, कहते हैं कि अंबेडकर पहले क्या करते थे कि सहमति बन जाए तो ठीक, सर्वसहमति की कोशिश कर रहे थे, ना बने तो फिर अनुकूलन की पद्धति पर जाते थे। अंबेडकर ही जो थे तो कहते हैं कि इन्होंने अल्पसंख्यकों को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, वंचित वर्ग को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, जितने वर्ग उस समय के ऐसे हैं जिन्हें अधिकारों नहीं मिले थे अभी तक, उनके सभी मुद्दों को बाकायदा तर्क के आधार पर रखा। और कौन से उदारवादी मूल्य भारत लेकर चल सकता है, कौन कौन सी रूढ़िवादियां हैं, इन्हें तर्क के आधार पर संविधान में कहां रखना चाहिए, यह सब स्पष्ट करने का काम किसने किया? एक और ज्ञान की बात बता दें, कहते हैं कि विचारधारा में गांधी और अंबेडकर परस्पर बहुत उनमें विरोधाभास रहते थे। फिर भी जब पूछा गया कि संविधान को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विरोधाभास हमारे विचारधाराओं में चाहे जितने रहे हों, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि पूरे भारत में संविधान का जानकार अंबेडकर से अच्छा कोई नहीं है। और इसीलिए आपको पता दिया गया और कहा जाता है कि 66 देशों का संविधान अंबेडकर ने उस समय स्टडी किया, और कौन सा प्रोविजन भारत के अनुकूल कैसे संविधान में रखना चाहिए यह सब स्पष्ट किसने किया? अंबेडकर ने। इसलिए अंबेडकर को कहा जाता है कि अंबेडकर हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, या कहा जाता है कि भारतीय संविधान के क्या हैं? जनक हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल दूं, कहा कि क्यों कनाडा मॉडल हमारे यहां अपनाना चाहिए संघातों की व्यवस्था में, कहा कि कौन से मौलिक अधिकार अमेरिका से लेने चाहिए और कौन से लेने नहीं चाहिए, कहा संशोधन प्रणाली हम क्यों इस दक्षिण अफ्रीका से ले रहे हैं, कहा आयरलैंड से हम डीपीएसपी क्यों ले रहे हैं और कौन से ही केवल लेने चाहिए। ये सब स्पष्ट बाकायदा तर्क से अगर किसी ने किया है, वो सब पूरा काम ड्राफ्ट कमेटी का था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका बहुत सीमित है, केवल सदन को संचालित कराना है, और अंबेडकर की भूमिका बहुत ब्रॉड है। और डेटा के बेसिस पर हम बता दें, कहते हैं अंबेडकर ने जब 4 नवंबर 1948 को संविधान की पुस्तक संविधान सभा के समक्ष रखी पहले वाचन के दौरान, तब उसमें महज 305 अनुच्छेद ही थे, और जब उसमें वाचन शुरू हुआ तब कहते 90 अनुच्छेद और एड ऑन हुए। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा नहीं कि संविधान सभा के लोगों ने बहुत सी चीजें वो कर दी, कहते कि जब तर्क दे रहे थे तो उस तर्क के दौरान खुद ही बहुत मैक्सिमम पॉइंट एड ऑन किए कि ये चीज अगर ऐसे प्रस्तुत की जाए तो भारत के लिए और अनुकूल साबित होगी। और सोच कर देखिए, दुनिया के जितने पड़ोसी देश उस समय स्वतंत्र हुए, लगभग माना जाता है 60% देशों के संविधान विफल हुए। भारतीय संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो विफल नहीं हुआ, और आज भी उसकी नींव चल रही है। और जबकि दुनिया के जितने देशों के संविधान बने उनमें उतनी डाइवर्सिटी भी नहीं थी, और भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे जाति के आधार पर देखें, चाहे धर्म के आधार पर देखें, चाहे क्षेत्र के आधार पर देखें, किसी भी देख लीजिए, और या हम देख लें कि बहुत सी मल्टी कल्चरल सिस्टम है हमारे यहाँ, और सबकी चीजें सुनिश्चित कर दी। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर की भूमिका बहुत ज्यादा है। अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहें तो कभी हम अंबेडकर की ही पूरी एजुकेशन पद्धति से रिलेटेड चीजों को बताएंगे, तो आपको समझ आएगा कि अंबेडकर का सच में रोल क्या है, समझ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत योग्य जरूर हैं, मेमोराइजेशन बहुत अच्छा है कहा जाता, लेकिन उनकी भूमिका केवल उतनी है जैसी इस समय लोकसभा अध्यक्ष की होती है। और आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष का काम केवल इतना होता है कि वो सदन को संचालित कैसे हो, तो उनका काम केवल इतना था कि सभा संचालित कैसे हो। 114 दिन जब बैठकें हुई तो उनमें सभा संचालित कैसे होगी, इतना ही काम किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जा सकता। किसे कहा जा सकता है? ठीक। तो ये इसका उत्तर है। आपको अगर असंतुष्टि हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं।